Good morning class. Today we are going to study about principle of superposition of waves and also study about interference. इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बताएंगे और इंटरफेरेंस क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट principle of superposition of waves. When two or more waves are proceeding in a medium along a straight line, then net displacement of any particle at any instant is the algebraic sum of the displacements produced by the individual waves. जब किसी भी माध्यम में दो या दो से अधिक वेव्स किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्रोसीड कर रही हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पर किसी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वह इंडिविजुअल वेव्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया डिस्प्लेसमेंट होगा उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा. दिस इज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अगेन. व्हेन टू आर मोर वेव्स आर प्रोसीडिंग इन ए मीडियम along a straight line, the net displacement of any particle at any instant is algebraic sum of the displacements produced by the individual waves. कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी माध्यम में दो या दो से अधिक वेव्स एक साथ स्ट्रेट लाइन में प्रोसीड कर रही हैं, किसी भी समय किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी पार्टिकल का यदि हम डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करते हैं, तो वह डिस्प्लेसमेंट सभी वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्प्लेसमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव. कंसीडर डिफरेंट वेव्स are proceeding in a medium having displacements y1, displacements y1, y2, y3 and so on. Consider the displacements produced by different waves of a particle at any instant is y1, y2, y3. जो डिफरेंट वेव्स मीडियम में प्रोसीड कर रही हैं उनके द्वारा किसी एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके द्वारा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जाता है y1, y2, y3 है. और बहुत सारी वेव्स हैं, yn मान सकते हैं. Then net displacement of a particle y equal to y1 plus y2 plus yn. This statement, this principle holds for all type of waves, mechanical waves and electromagnetic waves both. ये जो प्रिंसिपल है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सभी के लिए यह होल्ड करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स का मतलब जो स्ट्रिंग में हम वेव किसी वर्क के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं वह मैकेनिकल वेव्स होती हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हो
It consists of vibrating electric field and magnetic field. In electromagnetic waves, electric field vector changes periodically. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह पीरियडिकली चेंज होती है. Therefore net displacement y can be replaced by electric field E equal to E1 plus E2 plus and so on. This is the principle of superposition of waves. This statement holds for mechanical waves and electromagnetic waves. For mechanical waves, displacement y equal to y1 plus y2 plus yn. In electromagnetic waves, electric field vector changes periodically. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही पीरियडिकली चेंज होता है, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस करते हैं और ये स्टेटमेंट हो जाता है E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस En. इसके बाद हम आपको इंटरफेरेंस के विषय में बताने चल रहे हैं. इंटरफेरेंस क्या होता है इसको हम इंग्लिश में बताने के बाद हिंदी में कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे. Interference, when two waves of same frequency and phase difference 0 or a constant phase difference proceeds in a medium. At some places their intensity is maximum and another some places intensity is minimum. As a result of this, bright and dark fringes are obtained alternatively. This redistribution of energy of waves is known as interference. जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनमें फेज डिफरेंस 0 हो या तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, किसी मीडियम में प्रोसीड करती हैं, तो अगर इनको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं, कुछ पॉइंट्स पर इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट्स पर इनकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है, जिससे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं. इस तरह से इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं. When the waves arrive in same phase, at that point intensity is maximum. This is known as constructive interference. And when waves arrive in different phase, in opposite phase, constructive interference. When waves arrive the point in same phase, constructive के लिए same phase. When waves arrive the point in same phase is known as intensity is maximum. This is known as constructive interference. And when waves arrive the points in opposite phase, intensity is minimum. This is known as destructive interference. इस तरह से हमने आपको बताया कि जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 हो, या तो एक निश्चित फेज डिफरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस हो, जब किसी मीडियम में प्रोसीड करती हैं, जिन पॉइंट्स पर ये सेम फेज में पहुंचती हैं वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जिन पॉइंट्स पर ये अपोजिट फेज में पहुंचती हैं वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है. इस तरह से इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस.
जब ये सेम फेज में पहुंचती हैं तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस तरह से प्राप्त इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जिन पॉइंट्स पर ये अपोजिट फेज में पहुंचती हैं उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है और इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम आपको बता रहे हैं। कंसीडर टू वेव्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट्स y1 इक्वल टू a sin omega t, a1 sin omega t and y2 इक्वल टू a2 sin omega t प्लस 5। दो वेव्स हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस फाई का है। इनिशियली एक साथ ये प्रोसीड करती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस फाई का है। एक निश्चित फेज डिफरेंस है, किसी मीडियम में प्रोसीड करती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज y1 प्लस y2। इनकी वैल्यूज को अगर हम रखते हैं तो हो जाता है आपका a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। और इसको हम एक्सपेंड अगर करते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो जाता है साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। नेट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेव के फॉर्म में लिखना चाहें, इस इक्वेशन को हम वेव का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट को, जो नेट वेव आपकी मिलती है रिजल्टेंट वेव, उसके इक्वेशन को हम अगर वेव के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं। ये हो जाता है a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन ओमेगा टी को इन दोनों से हमने कॉमन लिया है। इसको हम वेव के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसलिए यहां पर हम इस क्वांटिटी को मानते हैं। लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इक्वल टू a कॉस थीटा एंड यहां से हम इसको लिखने जा रहे हैं a2 cos ओमेगा टी, a2 sin फाई, a2 sin फाई को लिख रहे हैं a sin थीटा। नेट जो वेव रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस वैल्यू को जब हम यहां पुट करते हैं तो ये आपका हो जाता है y इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह हम लिख रहे हैं a कॉस थीटा, वेयर a इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई की जगह हम a cos a साइन थीटा लिख रहे हैं।
ए साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। दिस कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी। ए हमने कॉमन लिया है और इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कॉस ओमेगा टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ वेव। हमारा इरादा यह था कि जब दो वेव मीडियम में प्रोसीड करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसका इक्वेशन वो भी एक वेव होती है, हार्मोनिक वेव होती है और उसका इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दिस इज आल्सो ए हार्मोनिक वेव, रिजल्टेंट वेव इज आल्सो ए हार्मोनिक वेव and its equation is y equal to a sin omega t plus theta, where a is the resultant amplitude and obtained wave has phase difference theta with initial wave। आपने देखा कि इनिशियल वेव जो थी आपकी यह था y1 equal to a1 sin omega t। आप देख लो कि इसमें जो फेज इनिशियल वेव से इसका जो फेज डिफरेंस है थीटा होता है। तो यहाँ जो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव इज ए हार्मोनिक वेव हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड फेज डिफरेंस फ्रॉम द इनिशियल वेव इज थीटा। वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस इक्वेशन 1 and 2। अगर हमें एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है तो हम इन दोनों इक्वेशन से ज्ञात करते हैं और ये आपका इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव का। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इसको यहां से हो जाता है आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके हम पहले जोड़ रहे हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। ये हो जाता है इस तरीके से। टेकिंग ए कॉमन वी गेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज ए स्क्वायर cos square theta plus sin square theta equal to 1 and apply whole square formula we get a1 square plus a2 square cos square phi plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square sin square phi। इस तरीके से ये इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ है। वी कैन राइट a2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई a2 साइन स्क्वायर फाई। अगर इनको हम एक साथ लेते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos phi, we get a1 square, this is 1 sin square theta plus cos square theta, a2 square plus 2 a1 a2 cos phi। this is resultant amplitude of the wave। जो वेव आपको मिलती है उसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन फाई, डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस। फाई की वैल्यू आप जानते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई इज +1 and -1
maximum +1, minimum -1. Value of cos phi changes between +1 and -1. मैक्सिमम वैल्यू होती है फाई, फर्स्ट केस आपकी होती है केस 1, कॉस फाई मैक्सिमम ये होता है +1। केस 1 फाई की वैल्यू +1 और -1 होती है। अगर कॉस फाई की वैल्यू हम +1 लेते हैं मैक्सिमम, ये वैल्यूज होती हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 2 पाई, 4 पाई, ये कॉस की जितनी वैल्यूज इवन मल्टीपल की हैं इन सब का जो वैल्यू होती है 1 होती है। cos phi is maximum for +1 and cos 0, cos 2 pi, 4 pi, 2n pi, इन सब की वैल्यू जो होती है वो आपका 1 होती है। इन सभी वैल्यूज के लिए एम्पलीट्यूड आपका हो जाता है a² इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम when waves have phase difference 0 or integral multiple of even multiple of pi। इसका जो पाई का इवन मल्टीपल होता है ये, अगर इंटेंसिटी के टर्म में अगर इसको हम लिखते हैं, वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी के टर्म में अगर हम लिखें प्रोपोर्शनल टू a², I equal to Ka², where K is proportionality constant, its value depends on the frequency and the medium। K की वैल्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पर डिपेंड करती है। K depends on frequency and frequency of waves and medium। Frequency of waves and medium, as the frequency of both waves are same and proceeding in the same medium, we can take k equal to 1। अगर k को हम इसलिए 1 लेते हैं तो हो जाता है I इक्वल टू a², और we can write this a equal to √i। इस तरह से अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये मिलता है a² की जगह हम √i, a की जगह √i लिखते हैं तो आपका हो जाता है I इक्वल टू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी हमें, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन फेज डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n पाई। पाई का इवन मल्टीपल होता है तो ये इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होती है। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये केस 1 आपकी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं और इंटेंसिटी को इस तरीके से ज्ञात करते हैं। पाथ डिफरेंस कैसे हम ज्ञात करते हैं इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। पाथ डिफरेंस, ये मिटा रहे हैं, पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस तरीके से पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। आप जानते हो जब 1 साइकिल कंप्लीट होती है
तो पाथ डिफरेंस, जैसे कोई भी वेव है ये इस तरीके से, वन साइकिल जब पूरी होती है तो पाथ डिफरेंस लेमडा का होता है, वेवलेंथ का होता है, और वन साइकिल पूरी होती है 2 पाई पर। ये आपको हम समझा रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस फार्मूला कैसे ऑब्टेन करते हैं? 2 पाई पर पाथ डिफरेंस आपका लेमडा होता है। 1 डिग्री पर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो लेमडा अपान 2 पाई होता है, और किसी भी पाथ फेज डिफरेंस पर ज्ञात करना चाहें, कोई भी एंगल है 2 पाई 4 पाई, तो ये आपका है फेज डिफरेंस पर ज्ञात करना चाहेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाता है फेज डिफरेंस। तो ये फार्मूला हो जाता है आपका। कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं हम पाथ डिफरेंस का फार्मूला? 2 पाई पर पाथ डिफरेंस लेमडा होता है, 1 डिग्री पर लेमडा अपान 2 पाई हो जाएगा। किसी भी फेज पर अगर हम ज्ञात करना चाहें 2 पाई 4 पाई, तो उस फेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फेज डिफरेंस से। तो ये इस तरह से हमने फार्मूला जो ऑब्टेन किया आपको, ये पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला, दैट वाज ओनली रफ वर्क जो हमने मिटा दिया अभी। पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है लेमडा अपान 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। इस तरह से यदि फेज डिफरेंस की इन वैल्यूज को हम यहाँ रखते हैं तो हमें पाथ डिफरेंस प्राप्त होता है। पाथ डिफरेंस को हम P से डिनोट करें अगर, तो हो जाता है, आप अगर 0 रखते हो तो पाथ डिफरेंस आपका 0 मिलता है। अगर 2 पाई रखते हैं तो 2 पाई से कैंसिल हो जाता है, केवल लेमडा मिलता है। अगर 4 पाई यहाँ रखते हैं तो आपको 2 लेमडा मिलता है, और इसी तरह से 6 पाई और 8 पाई अगर रखते हैं तो ये वैल्यूज आपकी 3 लेमडा और लास्ट में n लेमडा आता है। ये पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस की जगह इन वैल्यूज को हम अगर रखते हैं तो पाथ डिफरेंस आता है। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, आप जानते हो cos फाई इक्वल टू -1। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos फाई इज -1। आपने अभी ये जो फार्मूला लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, जो ये आपका फार्मूला था। फाई की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए -1, cos फाई की वैल्यू -1 होती है आपका पाई 3 पाई, और मल्टीपल पर cos फाई की वैल्यू -1 होती है 5 पाई एंड 2n-1 पाई। पाई की और मल्टीपल की जो वैल्यूज होती है वो -1 होता है। अगर यहाँ हम पाई या ये वैल्यूज अगर रखते हैं तो ये आपका मिलता है ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये फाई की वैल्यू -1 हो जाती है -2A1 A2। दिस बिकम्स A1 A2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में हम अगर इसको लिखते हैं, ये हो जाता है I इक्वल टू √I1 √I2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको जो कंडीशंस मिली, फेज डिफरेंस आपका होता है पाई 3 पाई 5 पाई 2n-1 पाई। इंटेंसिटी आपकी इस तरीके से। पाथ डिफरेंस अगर हम ज्ञात करना चाहें तो पाथ डिफरेंस का जो फार्मूला आपको अभी लिखवाया गया था, ये हम मिटा रहे हैं। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पाई रखते हैं
फेज डिफरेंस की जगह अगर हम पाई रखते हैं तो आपका आता है λ/2। इसी तरह से अगर 3 पाई लिखते हैं तो हो जाता है 3λ/2, 5λ/2। इसी तरह से अगर इस वैल्यू को हम रखते हैं तो हो जाता है 2n-1 λ/2। दिस इज द पाथ डिफरेंस when it is constructive, it is destructive interference। इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं conditions to obtain sustained interference। sustained interference का मतलब होता है well defined and observable। जो इंटरफेरेंस आपको मिलता है उसको ऑब्जर्व किया जा सके और वो क्लियर इंटरफेरेंस हो। सस्टेन का मतलब वेल डिफाइंड एंड ऑब्जर्वेबल। इसके लिए जो पहली कंडीशन है, बोथ वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस इज नॉट सस्टेन्ड, इट मे बी कॉन्टिन्यूअस। वो जो क्लियर होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्लियरली आपको ना मिल करके कॉन्टिन्यूअस मिलती है। दूसरा, वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं तो जो मिनिमम पॉइंट आपको मिलेगा A1 माइनस A2 जैसे जो आप टेन करेंगे आप, वो जीरो नहीं होगा। जो मिनिमम आपका मिलेगा वो जीरो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको ब्राइटनेस मिलेगी और डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी। इसीलिए बोथ वेव्स शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड। इस तरह से ये कंडीशंस हैं जिनको आप लिख सकते हैं। सस्टेन इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं होगी तो आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर सेम एम्पलीट्यूड नहीं होगा तो मिनिमा आपका जो है वो जीरो नहीं होगा, मिनिमा इज नॉट जीरो। आपको डार्क फ्रिंज वहां नहीं मिलेगी और कुछ ना कुछ उसकी ब्राइटनेस होगी। इस तरह से हमने आपको इंटरफेरेंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। नोट्स के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जहां से आप नोट्स आपको मिल जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन